Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। वीडियो का ये जो हमारी सीरीज चल रही है आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को लेकर के ये हमारी सीरीज चल रही है। इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। चैप्टर हमारा लास्ट वाला ही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम आगे के कुछ टॉपिक को आज स्टडी करेंगे। ये वीडियो थोड़ी छोटी छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा नया सा टॉपिक लगता है ये बहुत बार, तो इसलिए आराम आराम से पढ़ सकें, आप इसको रिवाइज भी कर सकें, इसीलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई जा रही हैं 15 से 20 मिनट के आसपास की। उम्मीद करते हैं आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट में जो हमने पढ़ा था उसके आगे का है फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह। अब यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह का मतलब क्या होता है, देखो। फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई भी फंक्शन, फंक्शन का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या, उसका नाम उस हिसाब से रखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को आपने ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि जो अभी तक आपने पढ़ा था वो थे क्या थे, उसमें कार्बन और केवल हाइड्रोजन था। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े थे उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, सिर्फ दो ही चीज़ें थी, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहते थे। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कोई भी एलिमेंट होगा जो यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर देगा। लिखा है ना, द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप रिप्लेस, ठीक, हाइड्रोजन एटम एज पर देयर वैलेंसी। वैलेंसी के हिसाब से वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा। अब कैसे, जैसे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 होती है तो वो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा। अगर 2 होगी तो 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। मान लिया हमने CH4 लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो या ना हो, वो मेरे को नहीं पता, होगी नहीं होगी मेरे को नहीं पता। मैं सिर्फ ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूँ, ठीक है। CH4 था और यहाँ पर ऑक्सीजन था, मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूँ। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो CH2O होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, अब 2 ही बचेंगे और एक ऑक्सीजन आ जाएगा। वैलेंसी अभी भी कार्बन की 4 ही होगी, देखो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी। क्लियर हो गया। तो यही आपने ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट होगा या जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है, ठीक, हेलो ग्रुप, यानी कि जो भी यहाँ पर हेलोजन होते हैं। अब हेलोजन किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। हेलोजन किसे कहते हैं, कौन से, जब आपने मेंडलीफ की टेबल पढ़ी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी, मेंडलीफ तो नहीं कहेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो हेलोजन ग्रुप किसे कहते हैं, जो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट था। किसका था, ग्रुप नंबर 17 का जो भी एलिमेंट था। ग्रुप 18 होता है आपको पता था, जो वर्टिकल लाइन होती है उनको ग्रुप कहते हैं, जो भी मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इस तरह से इनको ग्रुप कहते हैं। तो जो यहाँ पर 17वें ग्रुप के एलिमेंट थे, 17वें ग्रुप में कौन कौन से थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे ऊपर फ्लोरीन भी था, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इन सब की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन ये सारे नॉन मेटल हैं, क्योंकि वैलेंसी 1 तो आपका ग्रुप नंबर 1 वालों की भी होती है, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की भी तो 1 होती है। बट ये क्या है, ये सारे मेटल हैं और ये सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल में जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको बोलते हैं हेलोजन गैसेस भी कह सकते हैं, या फिर हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम बेसिकली क्लोरो ब्रोमो नाम लिखा है क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब ये नाम भी तो बदलेगा ना, जैसे CH4 था, CH4 को आप बोलते हो मेथेन, ठीक हो गया। अब मैं एक अगर क्लोरीन लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक जो है फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए। अब आपको पता है क्लोरीन की या ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। अगर वैलेंसी 1 होती है तो क्या होगा, एक एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो CH3 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। अभी CH3Cl हो गया, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, लेकिन इसका नाम भी तो कुछ देना पड़ेगा। अब नाम के लिए क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रीफिक्स आता है।
प्रीफिक्स का मतलब पहले लगने वाला होता है। जो ये यहाँ पर ये जो है गलत छप चुका है, ये यहाँ पर थोड़ा ही है जो गलत है, इसको ध्यान रखना। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले छपता है, पहले होता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। पूर्व लग्न प्रीफिक्स को कहा जाता है। तो यानी कि अब इसका पूर्व लग्न क्या है, क्लोरो या ब्रोमो आएगा। मैंने बोला फॉर्मूला है CH3Cl, तो यानी कि पहले इसको लिखेंगे हम Cl को। Cl का मतलब क्लोरो, तो लो क्लोरो लिख दिया क्योंकि प्रीफिक्स है। और आपको पता है एक C का मतलब मैथेन होता है, तो क्लोरोमेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, या यहाँ पर ब्रोमोमेथेन। क्लियर हो गया ना, इतना समझ में आ गया। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला Cl लगता है या Br लगता है, और एक लाइन खींची मतलब सिंगल बॉन्डिंग होती है, मतलब एक वैलेंसी होगी इसकी। और एक इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मैंने लिखा हुआ है जो क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ढंग से तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन आता था, इसको रिप्लेस करके Cl आ गया, बाकी जितनी जगह पर सब जगह पर H ही है। और इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब मैथ और एथ, यानी कि एथेन होगा, क्योंकि कोई डबल बॉन्डिंग नहीं है तो एथेन होगा। और साथ में Cl लगा है तो क्लोरोएथेन। ठीक है, अगर ये इस तरह से होता, डबल बॉन्डिंग वाला होता, C डबल बॉन्ड C होता, एक हाइड्रोजन होता, एक Cl होता, और यहाँ पर तो दोनों में हाइड्रोजन होती, तो इसका नाम क्या होता, क्लोरो। अब यहाँ पर एथेन नहीं, क्योंकि 2 C है तो एथ होगा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो एथीन, तो क्लोरो एथीन। क्लियर हो गया, क्लोरो एथीन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला वाला फंक्शनल ग्रुप, जिसमें Cl और Br या फिर I भी आ सकता है। ठीक, उसको आप बोल दोगे आयोडो, क्या बोल दोगे, आयोडो। अगर I आ जाएगा तो उसको हम आइडो बोल देंगे। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब आपको। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जो, उसमें आते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और जो कार्बन तो यूज़ हो ही रहा था, अब ऑक्सीजन का यूज़ होगा। ऑक्सीजन में सबसे पहला जो आपको यूज़ करना है वो है एल्कोहल। एल्कोहल सफिक्स इसके, अब इसमें देखो, ठीक, एल्कोहल में क्या लगता है, इसको नहीं याद रखना, ठीक है। एल्कोहल में लगता है सफिक्स, और सफिक्स का मतलब जो बाद में लगता है, मतलब इसमें जो भी एल्कोहल का नाम है ना, OL आ रहा है, यानी कि ऑल आएगा। क्या आएगा, ऑल। अगर आप हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं तो ऑल ध्यान रखना है बस, OL का मतलब ऑल। तो कोई भी नाम है उसके लास्ट में ऑल लगा देना है। क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है, वो उसका प्रीफिक्स है। और फॉर्मूले में क्या आता है, OH। OH आपने पढ़ा था, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, OH, हाइड्रोक्साइड। OH के संग एक ही लाइन लगी मतलब सिंगल बॉन्डिंग होगी। सिंगल बॉन्डिंग का मतलब आप समझ गए हैं कि ये एक ही जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और ये जो है किनारे पर कहीं पर भी आ सकता है वैसे तो है, लेकिन आएगा किनारे पर ही, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्लियर हो गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो अब जैसे सबसे छोटा नाम दे देते हैं, CH4 अभी तक आपने पढ़ा था, मेथेन। अब मेरे को OH इसमें ऐड करना है, तो एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा CH3, और इसकी जगह पर OH, CH3OH। अब आपको पता है कि OL यानी कि ऑल जो है वो है प्रीफिक्स, बाद में आएगा तो पहले C से नाम लिखना पड़ेगा, मैथेन होता है ना, तो मैथेन, और उसमें ऑल ऐड कर देंगे तो मैथेनॉल। क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। क्लियर हो गया इतना, मैथेनॉल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल दिया है वो दिया प्रोपेनॉल का। प्रोपेनॉल मतलब देखो 3 कार्बन थे, तो इसलिए प्रोपेन आएगा। प्रोपेन के हिसाब से प्रोपेन होता है, उसमें ऑल ऐड कर देंगे तो प्रोपेनॉल। 3 यहाँ पर हाइड्रोजन देखो सारे हैं, एक एक हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन की जगह पर OH, यानी कि यहाँ पर एल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, OH। तो अब ध्यान रखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन में OH अगर लगा है तो वो क्या है, एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, आगे अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पेशल कुछ अल्कोहल हैं जो एथेनॉल, शराब वगैरह में यूज़ करते हैं। मेथनॉल बहुत हानिकारक होती है, वो तो बिल्कुल ही आदमी को मार ही देती है, फर्टल स्टेट पे ले आती है। ठीक है, अब अगला जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। यहाँ पर इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला ग्रुप है एल्डिहाइड। अब जितने ग्रुप भी आएंगे ना, इन सब में जो भी नाम है वो सारे सफिक्स है, मतलब बाद में लगेंगे। ठीक है, अभी तक का प्रीफिक्स था, एक ही था प्रीफिक्स वाला, वो था क्लोरो वाला, यानी कि जो आपका हेलो ग्रुप का था। अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला कैसे पहचानोगे, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपको इस तरह से दिख रहा हो, CHO लगा हुआ दिख रहा हो, C भी हो, H भी हो, और सिंगल O हो, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह से फॉर्मूला बन रहा हो COH, तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। बस आपको नाम ही याद रखना है, CHO, C है उसके संग डबल बॉन्डिंग O हो गया, सिंगल बॉन्डिंग H। अब यहाँ C की बॉन्डिंग देखो, अब आप यहाँ से एक ही वो लगा है एरो, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब आप ऐड करोगे तो 2 और 1,
यानी कि 2 ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई सी के लिए, एक हाइड्रोजन की हो गई, 3 हो गए, एक अभी भी बची, तो ये एक जो है अपने जो किसी और कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, तो 4 हो जाएंगी इसकी। एक एरो लगा हुआ है तो मतलब ये कहीं पर आपका किनारे पर ही जुड़ेगा, बीच में कहीं नहीं आएगा, ध्यान रखना बीच में कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? जैसे अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, इसको सिंगल में तो बना नहीं सकते हम, वैसे चाहें तो बना सकते हैं, खैर ठीक है। इसका अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एल, क्या होता है एल, यानी कि जैसे प्रोपेनैल, यहाँ एन ओ एल था, यहाँ एन ए एल है, इतना ध्यान रखना, वो था प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनैल। ठीक है, तो जैसे देखो लास्ट में आपको दिख गया लगा हुआ, आइडेंटिफाई कैसे करोगे आपकी कौन से ग्रुप का है। ठीक है, तो ये लास्ट में आपने देख लिया सी, और उसके संग डबल बॉन्डिंग है ओ, फिर ऊपर की तरफ एक एच है, तो यानी कि सी ओ एच हो गया है। क्लियर हो गया? ये है एल्कोहल ग्रुप, इसमें ओ एच जुड़ा हुआ है, इसमें ओ और एच अलग अलग हैं, ध्यान रखना है, इसी बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर ओ और एच अलग है, यहाँ पर ओ के साथ एक ही एच जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्डिंग थी, यहाँ पर ओ जो है वो सी के साथ डबल बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये आपका प्रोपेनैल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही जो फिर अगला ग्रुप है वो है कीटोन। कीटोन में भी अब आपको याद रखना, देखो इसमें सी और ओ है, लेकिन इसमें 2 एरो दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, क्यों आए हैं 2 एरो? देखो क्योंकि सी के साथ ओ ने तो बनाई डबल बॉन्डिंग, ओ ने क्या बना दी डबल बॉन्डिंग, लेकिन अभी तो 2 बॉन्डिंग और बची हैं, तो इसलिए 2 एरो। इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है कहीं ना कहीं बीच में आएगा। कहाँ आएगा? बीच में। तो अब आपको ये जो जब कभी फॉर्मूला बनाना होगा तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला के हिसाब से आप देखोगे ये वाला सी बीच में है कहीं, कहाँ पर आएगा? बीच में, मतलब यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी सी होगा, तो आपको फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो जो कीटोन ग्रुप का है। और कीटोन ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? इसमें भी सफिक्स लगेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसमें लास्ट में ओन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका देखोगे 3 कार्बन है, और बीच वाला जो है कार्बन उसके साथ डबल बॉन्डिंग ओ है, बीच वाले कार्बन के साथ ओ के 2 बंध बने हुए हैं, डबल बॉन्ड बने हुए, द्विबंध बने हुए हैं, यानी कि ये वाला बीच में है ग्रुप, यहाँ पर किनारे पे था, यहाँ बीच में आ गया, तो वो कीटोन हो गया। और अगर अगर सी के साथ ओ की बॉन्डिंग जो है किनारे पर हो रही है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा। तो कीटोन का क्या है? ओन है इसका ग्रुप। ठीक है, तो आप देखोगे 1 2 3 का मतलब प्रोपेन होता है, तो प्रोपेनोन क्या हो जाएगा इसमें? प्रोपेनोन हो जाएगा। और जो फोर्थ है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? सी के साथ डबल बॉन्डिंग तो ओ की होगी होगी, ठीक है, लेकिन साथ में ओ एच भी होगा। क्लियर हो गया? मतलब ये मिक्स हो गया सबका एक तरह से। सी के साथ डबल बॉन्डिंग तो अभी आपने देखा कीटोन में भी थी, और सी के साथ डबल बॉन्डिंग एल्डिहाइड में भी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सी के साथ डबल बॉन्डिंग ओ की आई, और साथ में एक सिंगल बॉन्डिंग ओ एच की भी आ गई है, एक सिंगल बॉन्डिंग ओ एच की भी आ गई है। तो इतना अब आपने ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी सी की डबल बॉन्डिंग आ रही है ओ के साथ, और ओ एच भी ऐड है, दोनों चीज, एक बार ओ के साथ डबल बॉन्डिंग, एक बार ओ के साथ सिंगल बॉन्डिंग, मतलब 2 ऑक्सीजन जहां भी आ रहे होंगे, 2 ऑक्सीजन जिस किसी भी हाइड्रोकार्बन में आएंगे, तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और इसका सफिक्स है ओइक एसिड। ओइक आपको लास्ट में ऐड कर देना है, जैसे CH3C OH, सबसे सिंपल ये होता है। अब इसमें देखो पहले सी काउंट करो, 1 और 2, 2 सी आ रहे हैं। कितने सी आ रहे हैं? 2 सी आ रहे हैं। 2 सी आ रहे हैं का मतलब एथेन हो जाएगा, यानी कि एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। इसको आप बोल सकते हैं सिरका भी बोलते हैं एथेनोइक एसिड को, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे सिरका जो आप वो चाउमीन वगैरह में खाते हैं आप, जिससे जो खट्टा होता है प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। अगर कभी आप अगर पिकल्स यानी कि अचार वगैरह बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, उसमें भी इसको डाला जाता है। ठीक है, उसको ख़राब होने से भी बचाता है। तो यहाँ पर जो मैंने दिया, यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, और एक बार ओ आ रहा है, एक बार ओ एच भी आ रहा है। अगर देखो सिंगल ओ होता, सिर्फ ओ होता, तो ये आपका एल्डिहाइड का हो जाता। बीच में कहीं ओ होता तो ये कीटोन का हो जाता। सिंगल ओ एच का होता तो एल्कोहल का हो जाता। लेकिन ओ भी है और ओ एच भी है, तो ये ओइक एसिड है। अपने कार्बन पहले काउंट करने हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन होगा, और ओ भी है ओ एच भी है, तो ओइक एसिड होगा, मतलब प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं इसको। तो इतना उम्मीद करते हैं, खाली एक एक
एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो है कभी कभार नाम पूछ लेता है किसी का भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पर रासायनिक गुण हैं कार्बन कंपाउंड्स के, जो भी कार्बन यौगिक होते हैं ना, कंपाउंड्स का मतलब यौगिक होता है, ठीक है, कंपाउंड्स का मतलब यौगिक होता है, ये आपको पता ही होगा। जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके कुछ यहाँ पर हमारे रासायनिक गुण हैं। उन रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर रासायनिक गुणों में सबसे पहला जो गुण है वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है दहन। दहन का मतलब जलाना, और अगर कोई भी चीज़ को आप जला रहे हो तो वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जलेगी, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जलने में कौन सी गैस सहायक है, तो जलने में ऑक्सीजन और बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब किसी भी अगर पदार्थ को या कोई भी चीज़ है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार मिलती रहेगी तो वो दहन करते रहेगा, जलते रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई बढ़ा दी गई तो वो बुझने लगती है, आग बुझने लगती है। जैसे कभी भी आपने जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो जो आपने गाड़ी में देखा होगा, जो आग बुझाने के लिए होता है, स्कूलों में, बिल्डिंग में या कहीं हॉस्पिटलों में होता है, वो आग बुझाने के लिए जो उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कभी पूछ लेता है फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो वैसे बता दिया। कभी और भी किसी जो एग्ज़ाम में वैसे भी ये पूछ लिया जाता है। तो जो कंबशन होता है, कंबशन का मतलब दहन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और कार्बन जब कभी भी ऑक्सीजन में जलता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कुछ ना कुछ हीट और लाइट यानी कि ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हीट मतलब ऊष्मा, यानी कि सिर्फ आपको फील होगी गर्मी, और लाइट मतलब चमक, प्रकाश जिसको आप बोलते हो। ठीक हो गया? तो उसमें रिलीज होती है हीट और लाइट होती है। ठीक है, तो हमने एक पहले सिंगल कार्बन लिया, उसकी O2 से रिएक्शन कराई तो CO2 बना प्लस हीट लाइट निकली। फिर हमने एक सिंपल सा और ले लिया CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मीथेन गैस बायोगैस जो होती है आपका, गोबर गैस जिसको कहते हो, उसका सबसे मुख्य अवयव भी मीथेन होता है, उसमें गैस जो रिलीज होती है। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराई तो CO2 बनेगा, लेकिन साथ में वाटर भी रिलीज होगा, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड बढ़ता जा रहा है, प्लस हीट और लाइट भी रिलीज होगी। इतना आपको ध्यान रखना। ठीक हो गया? अब देखो, कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें ज्वाला भी तो उत्पन्न होती है। कोई चीज़ आपने देखा होगा ना, जैसे घर पर लकड़ी जला रहे हो आप, लकड़ी जलाते हैं तो ऊपर की तरफ आग की लपटें आती हैं ना, जिसको ज्वाला कहते हैं। अब ज्वाला, आपने बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है तो यही पूछेंगे कि कौन सा जो कार्बन है उससे जो किस तरह की ज्वाला उत्पन्न होगी। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था, सैचुरेटेड मतलब जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। तो सैचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो एक क्लीन फ्लेम देंगे, मतलब स्वच्छ ज्वाला, उनसे जो भी आग निकलेगी उसमें धुआं वगैरह कुछ नहीं होगा, मतलब वो पॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्लीन फ्लेम, एकदम साफ आपको ज्वाला दी जाएगी। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब जो भी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त का मतलब जिनमें या तो डबल बॉन्डिंग होगी या ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, यानी कि द्विआबंध या त्रिआबंध से जो कार्बन जुड़े होंगे उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये कैसी फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम देते हैं, पीली फ्लेम देते हैं, पीली ज्वाला देते हैं। और पीली ज्वाला में भी बहुत सारा धुआं होता है, ब्लैक स्मोक, धुआं निकलता है ना। ये मैंने वो ऊपर वाले में मैंने बताया था क्लीन फ्लेम आती, स्वच्छ, कोई धुआं नहीं, पॉल्यूशन नहीं। इस वाले में पॉल्यूशन होगा, ब्लैक स्मोक धुआं के साथ दिया जाएगा। क्लियर हो गया? जब आपने घर पर कभी गैस जलाई होगी ना, LPG गैस, या पहले के ज़माने में स्टोव जलाते थे, स्टोव जलता था केरोसिन से, तो केरोसिन स्टोव जो था वो क्लीन ब्लू फ्लेम देता। आपने घर में कभी जब शुरू शुरू में आप सिलेंडर लगाते हैं या फिर नया सिलेंडर लाए हों और नया चूल्हा भी होगा तो बिल्कुल ही एकदम नीली फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा। कभी चेक करना, अगर आज तक चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं, ब्लू फ्लेम देता है। लेकिन बीच बीच में वो ब्लू से रेड होने लगती है कभी कभार। वो रेड तब होती है जब जो चूल्हा होता है उसमें बीच में जो होल होता है ना, जहाँ से आग निकलती है, ज्वाला आती है, फ्लेम आती है, वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि खाना बनाते हैं वहाँ नीचे आपका जलता भी है तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। इकट्ठा होने से वो काला हो जाता है, यानी कि ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तब आपको देखोगे तब वो ब्लू से थोड़ा अलग कलर का आने लगती है फ्लेम। तो ये ध्यान रखना है, तो गैस वैस साफ़ कर लिया करो जो उसके ब्लॉकेज होते हैं, होल्स वगैरह होते हैं।
ठीक है, अब क्यों जलता है? क्योंकि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलते रहती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, कोई भी फ्लेम आपका कब प्रोड्यूस होती है? ज्वाला उत्पन्न कब होती है? ज्वाला कब उत्पन्न होती है? ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब कोई गैसीय पदार्थ जलता है। कोई भी गैसीय पदार्थ जलेगा तभी ज्वाला उत्पन्न होती है। जैसे हम एलपीजी लाते हैं उसमें गैस ही होती है, केरोसिन ऑयल लाते हैं उसमें गैस होती है, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, हालांकि मिट्टी का तेल होता है लेकिन जलती उस पर भी गैस ही है। तो जो जब भी गैस जलेगा, कोई भी गैसीय सब्सटेंस जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया इतना? दहन वाले में समझ में आ गया? ठीक है, अगला अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, आपने पढ़ाई है तो बहुत बार पढ़ रखा ऑक्सीकरण, पूरा चैप्टर में कहीं भी बहुत बार आ चुका। ऑक्सीकरण का मतलब आपको पता था, जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा। कोई भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या कोई एलिमेंट ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन में? जो भी एल्कोहल्स होंगे, जो भी एल्कोहल्स होंगे जब वो ऑक्सीडाइज करते हैं, जब उनकी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान में आ गया? क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया कि कोई भी एल्कोहल्स जब जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन लिया हम, सॉरी एल्कोहल लिया है CH3CH2OH, दिख रहा है ना लास्ट में OH है, सिंगल O आ रहा है, तो OH है और एक और दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये एथेनॉल हो गया। क्या हो गया? इसका नाम हो गया एथेनॉल। इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराई, ऑक्सीजन यहाँ लिखा नहीं है तो ऑक्सीजन आपको समझ भी लेना, लिखा नहीं तो मतलब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो एक और ऑक्सीजन इसके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये बदल गया CH3COOH। अब देख रहे हो दो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है ये ओइक एसिड है। क्या है? ओइक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा ये? एथेनोइक अम्ल। ठीक हो गया? तो एथेनोइक अम्ल है। अब ये जो हमारी रिएक्शन हुई थी, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में कुछ यहाँ पर कैटलिस्ट थे। ठीक, कैटलिस्ट बताया मैंने, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब जो भी आपका उत्पाद बनेगा उसमें कैटलिस्ट की कोई भूमिका नहीं होती, ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन समझे, जैसे आपने कोई काम करना है वो 1 मिनट में हो रहा है तो ये जल्दी कर देंगे, उसको 2 मिनट में कर देंगे, सॉरी 2 मिनट, आधे मिनट में कर देंगे या 1 मिनट से कम में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक का काम होता है, लेकिन ये नहीं कि ये उत्प्रेरक आपका यहाँ भी आएगा फिर उत्पाद में भी शामिल हो जाएगा, नहीं, उत्पाद में कभी शामिल नहीं, केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या फिर कोई भी अभिक्रिया है उसको पूर्ण होने में सहायता प्रदान करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑक्सीडेशन जब होता है तो इसमें कुछ उत्प्रेरक की भूमिका होती है, वो कौन से होते हैं? एक तो होता है ठीक एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, एल्कलाइन मतलब उसमें बेसिक थोड़ा गुण होता है, क्षार का गुण होता है। KMnO4 का मतलब, इसका नाम याद रखना है, KMnO4, के मतलब पोटेशियम, Mn मतलब मैग्नीज, O मतलब ऑक्सीजन। KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, फिटकरी जिसको आप बोलते हो अपना, फिटकरी भी तो होती है, पोटेशियम परमैंगनेट उसको कहा जाता है। फिर K2Cr2O7, एक और है ना, एक तो यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, ये उत्प्रेरक है। दूसरा है और ठीक एसिडिफाइड Kr2Cr2O7, यानी कि ठीक एसिड की फॉर्म में होगा, उसमें कुछ एसिड मिक्स किया जाएगा। और एसिड किसके साथ मिक्स होगा? K2Cr2O7, K2 पोटेशियम, Cr क्रोमियम, O ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जब इसको एक साथ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम याद रखना, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक हैं ये, जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑक्सीकारक हैं हमारे पास, O2 HNO3 का मतलब नाम याद रखना, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा लिखने में हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल। Cl2 मतलब क्लोरीन, Br2 मतलब ब्रोमीन। ये भी सारे ऑक्सीकारक होते हैं। क्लियर हो गया? अब एक और यहाँ पर हम पढ़ते हैं
एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लें एक बार वीडियो कितनी लंबी जा रही है। इसको यहीं पर ही हम रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम आगे का पढ़ाएंगे। इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी तो आप लोगों को दिक्कत भी आएगी पढ़ने में, समझने में। और उम्मीद करते हैं आपको इतना सेगमेंट हमारा जो भी चल रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को लेकर के जो सीरीज चल रही है वो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें दें, जो कि हमें थोड़ा और ज़्यादा जो मतलब उत्साहित करेंगे कि हमें और अच्छी कोई वीडियो बनानी है। अगर कोई दिक्कत है, कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उसके अलावा और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी हमारे चैनल पर वीडियो स्टार्ट हैं। उसमें भी हमारे चैप्टर वाइज चल रहा है और एक हमारी प्रश्न श्रृंखला की सीरीज से भी के माध्यम से भी हम चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारे जैसे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुतों ने बहुत बार पढ़ ली होगी, लेकिन बार बार वही थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा बोर सा लगता है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से भी यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी शुरू कराई गई है। तो आप आएँ, उसे ज्वाइन करें, देखें। उसके अलावा हिंदी भी चल रही है, मध्यकालीन भारत, और अभी जो आधुनिक भारत शुरू नहीं हुआ, मध्यकालीन और प्राचीन भारत चल रहा है। पूरा हिंदी मीडियम पे बेस्ड है। ये थोड़ा सा साइंस का सेगमेंट, इसलिए थोड़ा इंग्लिश मीडियम भी है ये, क्योंकि साइंस थोड़ा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो आसानी रहती है, बाकी हिंदी में जो है समझाने की पूरी कोशिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।